तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। ये हमारा राजकोषीय नीति का क्लास नंबर 2 होने वाला है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि राजकोषीय नीति क्या होता है, राजकोषीय नीति की परिभाषा हम लोगों ने जाना था और राजकोषीय नीति का पर्पस क्या होता है ना, वो हम लोग जाने। और इसके अलावा हम लोगों ने जाना था कि जो राजकोषीय नीति है उसका 3 घटक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था पहला है आपका लोक प्राप्तियाँ, जिसको राजस्व निधि कहते हैं। दूसरा है आपका लोक व्यय, जिसे लोक व्यय नीति भी कहा जाता है। और तीसरा है आपका लोक उधार, जिसे लोक ऋण प्रबंधन नीति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि लोक प्राप्तियाँ को 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका राजस्व प्राप्तियाँ और एक आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ। इसमें भी हम लोगों ने जाना था कि जो राजस्व प्राप्तियाँ होती है इसके अंतर्गत 2 तरह के प्राप्तियाँ यानी कि रिसिप्ट को हम लोग देखते हैं। एक है आपका टैक्स रिसिप्ट और दूसरा है आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट यानी कि कर प्राप्तियाँ, और दूसरा है आपका गैर कर प्राप्तियाँ। और फिर हम लोगों ने जाना था कि जो कर प्राप्तियाँ हैं इसके अंतर्गत 2 तरह के टैक्स आते हैं, एक है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, वो हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग देखे कि जो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट है इसके अंतर्गत किस तरह के जो है आपके मतलब कि प्राप्तियाँ को, रिसिप्ट को इसमें शामिल किया जाता है, वो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए हम लोग 2-4 ठो। फिर हम लोग देखें कि जो आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है, जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन, विनिवेश की राशि और घरेलू एवं विदेशी ऋण एवं अन्य जो देनदारियाँ यानी कि लायबिलिटी होती है उसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो आज ये हमारा क्लास नंबर 2 होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि राजकोषीय नीति में अब एक एक करके डिटेल से जानेंगे कि जो आपका लोक प्राप्तियाँ हैं और इसका हम लोग एक मतलब कि शब्दावली के फॉर्म में इसको हम लोग समझेंगे अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि जो लोक प्राप्तियां हैं यानी कि जो आपका पब्लिक रिसिप्ट है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो आपका है राजस्व प्राप्तियां, एक है आपका पूंजीगत प्राप्तियां। और राजस्व प्राप्तियों को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका टैक्स रिसिप्ट, एक आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट। और टैक्स रिसिप्ट को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका डायरेक्ट टैक्स और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो चलिए अब इसका हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में इसको हम लोग देखते हैं ये क्या कहता है। सो आइए स्टार्ट कीजिए। राजस्व जो प्राप्तियां होती है ये सरकार के वैसे आय होते हैं जिनसे सरकार के देनदारियों में ना वृद्धि होता है, ना ही सरकार के पूंजी में या फिर संपत्ति में कमी आती है। देखिए इस सेंटेंस का एक सिंपल सा मीनिंग समझिए, एक होता है आपका लायबिलिटी और एक होता है आपका एसेट, ठीक है ना। लायबिलिटी मतलब होता है देनदारियां और एसेट मतलब होता है संपत्ति। तो जो राजस्व प्राप्तियां है ना, यह एक ऐसा आय होता है, ऐसा इनकम होता है जिससे गवर्नमेंट के लायबिलिटी में इंक्रीजमेंट यानी कि वृद्धि नहीं होता है और ना ही गवर्नमेंट के संपत्ति में यानी कि एसेट में कमी होता है। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं ये सरकार के वैसे आय होते हैं जिनसे सरकार के लायबिलिटी में ना वृद्धि होती है ना ही उसके एसेट में यानी कि संपत्ति में कमी आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए जो राजस्व प्राप्तियां हैं इसकी जो प्रकृति यानी कि जो नेचर है वो कैसा नेचर है इसका, वो देखिए इसका जो नेचर है वो नियमित है और पुनरावृत्ति है। तो नियमित मतलब हो गया रेगुलर और पुनरावृत्ति मतलब हो गया रिकरिंग, मतलब कि बार बार, ठीक है ना। इससे हम लोग की बार बार इससे लेन देन करते रहते हैं, ठीक है ना। तो राजस्व प्राप्तियां की प्रकृति कैसी है, रेगुलर है यानी नियमित है और आपका पुनरावृत्ति है यानी कि रिकरिंग है। आगे देखते हैं। इस कारण से गवर्नमेंट के ये जो प्राप्तियां होती है इसको हम लोग करेंट अकाउंट में शामिल करते हैं। देखिए अकाउंट भी 2 तरह का होता है, एक आपका होता है करेंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। एक है आपका करेंट अकाउंट और एक है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो जो आपका करेंट अकाउंट है जिसको हम लोग बोलते हैं चालू खाता, और जो आपका कैपिटल अकाउंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजी खाता, ठीक है ना। तो अगर डेली बाय डेली इससे लेन देन ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहा है तो इसको हम लोग ये करेंट अकाउंट के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। तो जो आपका राजस्व प्राप्तियां है इसकी जो नेचर है वो नियमित है और आपका पुनरावृत्ति है, इस कारण से इसको हम लोग करेंट अकाउंट में शामिल करते हैं। आगे देखते हैं। जनरली यानी कि सामान्यतः राजस्व प्राप्तियां में गवर्नमेंट के नियमित
एवं सामान्य कार्यों से ये रिलेटेड होता है, जैसे कि लोक प्रशासन। लोक प्रशासन हम लोग देखते हैं ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो आपका राजस्व प्राप्तियां हैं ये किससे संबंधित होता है, तो ये आपका नियमित तो है ही, रेगुलर है ही। तो ये आपका नियमित और जो सामान्य कार्य है एकदम पूरा इन जनरल जो वर्क है, सामान्य कार्य, कोई विशेष कार्य नहीं बात कर रहे, जैसे बजट वगैरह बहुत विशेष कार्य हो गए, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है विशेष कार्य है। लेकिन डेली टू डेली कुछ काम के लिए विधेयक लाया जा रहा है, वो सब नॉर्मल विधेयक भी होता है। खैर वो तो प्रशासनिक हो गया, आप इसको नॉर्मल भाषा में समझिए कि जो आपका राजस्व प्राप्तियां होती है ये गवर्नमेंट के नियमित और सामान्य जो कार्य है इससे ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। सामान्य कार्य जैसे कि हम लोग जैसे एक लोक प्रशासन की बात करते हैं, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं ये चीज़ कि लोक प्रशासन में देखते हैं कि हम लोग जो ट्रैफिक रूल है, तो अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए उसको फाइन लगता है, पेनल्टी लगता है। तो ये सभी कैसा है, इसकी जो नेचर है कैसा है, ये हो गया रेगुलर, ये रेगुलर हो ही रहा है ना, लगातार हो ही रहा है। एक देखिए एक ना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो जो आपका लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है ना, ये एक तरह से ना रेगुलर नहीं है, बल्कि ये एक विशेष आकलन फ़ीस है। मतलब ये कब लिया जाएगा, जब आप ज़मीन खरीदिएगा या कोई अन्य व्यक्ति ज़मीन वगैरह खरीदेंगे तो ही ये फ़ीस लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो लैंड रजिस्ट्रेशन जो फ़ी है उसको हम लोग विशेष आकलन फ़ी कहते हैं। और इसमें ना टोटल 7% का मतलब जो है ये लगता है, क्या लगता है, तो फीस लगता है 7%, जिसमें से 3% जो फीस है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और जो 4% जो फीस है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है स्टम्प ड्यूटी के रूप में, है ना। तो लैंड रजिस्ट्रेशन में कितना परसेंट का फीस लगता है, तो 7%। 7% में 3 स्टेट को और आपका 4 सेंटर को जाता है कस्टम ड्यूटी के रूप में। आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा राजस्व प्राप्तियां क्या है, इसका डेफिनेशन समझे, साथ ही इसका प्रकृति कैसा है वो समझे, और राजस्व प्राप्ति में किनको शामिल किया जाता है वो हम लोग समझे, है ना। किस ये कैसे कार्यों से संबंधित है वो हम लोग देखें। अब देखिए जो आपका राजस्व प्राप्तियां है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका कर राजस्व और दूसरा है आपका गैर कर राजस्व। कर राजस्व मतलब कहने का मतलब है टैक्स रिसिप्ट, और गैर कर राजस्व मतलब आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। आइए पहले कर राजस्व यानी कि टैक्स रिसिप्ट को हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया जाता है ना। और मतलब कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को इसमें शामिल किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि ये ना जो कर राजस्व है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को ये प्रभावित करता है। अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं, अब इससे हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया जाता है तथा इससे संबंधित जो भी पॉलिसी आती है तो पॉलिसी को हम लोग ना कर नीति कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग कर राजस्व से अगर संबंधित कोई नीति ला रहे हैं तो उसको हम लोग टैक्स पॉलिसी ना कहेंगे। अगर टैक्स से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो उसको हम लोग टैक्स पॉलिसी बोलते हैं। जैसे कि अगर एजुकेशन से संबंधित अगर कोई हम पॉलिसी या प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसको बोलेंगे ये आपका एजुकेशन पॉलिसी है या आपका एजुकेशन प्रोग्राम है। तो सेम उसी तरह कर राजस्व से संबंधित जो नीति आती है उसको हम लोग कर नीति या टैक्स पॉलिसी कहते हैं। आगे देखते हैं जो आपका टैक्स पॉलिसी है ना, तो जो आपका टैक्स पॉलिसी है ये राजकोषीय नीति का एक मुख्य भाग होता है, ठीक है। तो जो आपका कर नीति है वो राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक इसका मुख्य भाग है। ये संपूर्ण इकोनॉमी को प्रभावित करता है। संपूर्ण इकोनॉमी यानी कि पूरे का पूरा अर्थव्यवस्था को ये प्रभावित करता है, इफेक्टिव करता है। कैसे करता है वो देखिए। एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम यानी कि प्रयोजनीय या फिर प्रयोज्य आय, ये हो गया आपका डिस्पोजेबल इनकम। तो ये सभी को ये प्रभावित करता है। अगर हम टैक्स पॉलिसी अगर लाते हैं तो ये सबको ये प्रभावित करता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नेशनल इनकम, पीसीआई, डिस्पोजेबल इनकम, सबको। अगर हम टैक्स का दर बढ़ा देंगे तो उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स प्रभावित हुआ, नेशनल इनकम प्रभावित हुआ। टैक्स का रेट अगर हम घटा दिए तो इससे ये सभी प्रभावित होगा। अब आगे देखते हैं ये सभी इससे क्या होता है, प्रभावित होता है।
साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि जो खरीद क्षमता है यानी कि परचेजिंग ये जो है पावर है, हम लोग ये बात करते हैं ना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता, तो इसमें भी क्या होगा, कमी होगा। साथ ही साथ जो आपका जीवन स्तर है यानी कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये सभी क्या होता है, बहुत एक मतलब बोलते हैं ना कि सभी इससे प्रभावित होता है। इसलिए जो आपका कर नीति है यानी टैक्स पॉलिसी है उसको मतलब राजकोषीय नीति का ये मुख्य भाग कहा जाता है। और ये किसी भी अर्थव्यवस्था को ये बहुत मतलब कि बृहत स्तर पर ये प्रभावित करती है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। इसी में हम लोग देखते हैं एक चीज़ और कि जो आपका कर संरचना होता है यानी कि जो आपका टैक्स का स्ट्रक्चर होता है वो किसी व्यक्ति, किसी परिवार या फिर निजी क्षेत्रों के बचत दर को ये प्रभावित करती है। और कैसे करती है? डायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। हम लोग बात करते हैं ना कि जैसे एक ये हम लोग फॉर्मूला लेते हैं नहीं लेते हैं कि मतलब कि जो है एक है वो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है, मतलब ये ए है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/b का। अगर ए का रेशियो बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है बी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको आप इस रूप से समझिए कि अगर कर संरचना में किसी भी तरह का अगर फेरबदल होगा या चेंजिंग होगा, या तो वो ज़्यादा हो या तो वो कम हो, तो इसका सीधा असर जो है वो बचत दर पे पड़ेगा। अगर बचत दर के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम कर संरचना में टैक्स का रेट बढ़ा दिए तो बचत हम लोग का कम होगा, टैक्स का रेट कम कर दिए तो बचत हम लोग का ज़्यादा होगा। तो ये सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। एक चीज़ और देखिए इसमें कि जो आपका टैक्स रेट है यानी कि जो आपका कर का जो दर है, अगर उसमें वृद्धि कर दिए तो जो सकल बचत दर है यानी कि ग्रॉस जो सेविंग रेट है वो, और साथ ही साथ जो निवेश दर है वो, फिर हम लोग का सकल पूंजी निर्माण दर है वो, इन सभी में हम लोगों का कमी आएगा। कहने मतलब क्या है, अगर टैक्स का रेट बढ़ा दिए तो सकल बचत दर कम हो जाएगा, निवेश दर भी आपका कम हो जाएगा, तो आपका सकल पूंजी निर्माण भी आपका जो दर है वो भी कम हो जाएगा। टैक्स हम लोग को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो हम लोग पास सेविंग क्या होगा, कम होगा ही ना। और जब हम लोग पास सेविंग कम होगा तो कहीं हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं करेंगे, वो भी कम होगा। और अगर पैसा ही अगर निवेश कम हो रहा है तो ऐसे में चीज़ों का उत्पादन भी तो कम होगा ना, यानी कि जो पूंजी का निर्माण हो रहा है वो भी कमी हो रहा है ना। तो ये जो आपका टैक्स रेट है यानी कि जो आपका कर दर है उसमें वृद्धि होगा तो ये सब प्रॉब्लम आएगा। और वहीं अगर ये कम हो गया, यही कम हो गया, तो हम लोग का बचत भी बढ़ेगा, हम लोग का निवेश बढ़ेगा, हम लोग का पूंजी निर्माण भी बढ़ेगा यानी कि उत्पादन भी बढ़ेगा। ये है सिंपल सी बात। अब देखिए हम लोग क्या कहना चाह रहे सो, तो कर दर में वृद्धि होती है तो सकल बचत दर में कमी होगी, निवेश दर भी कम होगा, सकल पूंजी निर्माण दर जो है वो भी कमी होगा। जो कि आर्थिक क्रिया यानी कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन यानी कि उत्पादन, वितरण और उपभोग, इसको ये नेगेटिव रूप से या फिर नकारात्मक ये रूप से ये इसको प्रभावित करती है। कहने मतलब है ये भी जो कारण बताए हम, अगर बचत कम होगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन यानी कि पूंजी निर्माण कम होगा। तो ऐसे में जो हमारा आर्थिक क्रिया है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन की, हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, कंजम्पशन की, इसको भी ये आर्थिक क्रियाओं को भी ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। कहने मतलब ये भी तीनों का तीनों ये चीज़ भी कम ही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे देखिए 2006-07 की एक बताया जा रहा है इसमें कि 2006-07 में जो बचत दर था वो आपका 34.5% था। कहने का मतलब आपके पास यदि 100 रुपया है तो 100 रुपया में से 34 रुपया आपका सेविंग यानी कि बच रहा था, बाकी बात जो 64 रुपया है वो आपका खर्च हो रहा था, मतलब 66 रुपया है वो आपका खर्च हो रहा था, बाकी बात 34 रुपया आपका पैसा बच जा रहा था 100 रुपया में से, ठीक है ना। अब आगे देखो आगे, ये है आपका कर संरचना जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अगर कर संरचना में अगर वृद्धि होगी तो वस्तु एवं सेवा का जो मूल्य है वो बढ़ेगा, अगर कर संरचना में कमी आएगी तो वस्तु एवं सेवा का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। कहने मतलब ये डायरेक्ट रूप से ये प्रभावित है, डायरेक्ट रूप से इसको प्रभावित करती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वो हम लोग देखेंगे इसमें भी। अभी तक हम लोगों ने कर राजस्व देख लिया, अब हम लोग देखेंगे गैर कर राजस्व, और गैर कर राजस्व को भी एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग देखो कर राजस्व देखे हम लोग ना, तो कर राजस्व में हम लोग क्या क्या देखे हैं कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आते हैं वो हम लोग देख लिए। साथ ही साथ हम लोग ये देखे कि जो कर राजस्व से संबंधित जो भी पॉलिसी आती है उसको हम लोग
राजकोषीय नीति में शामिल करते हैं और उसको हम लोग कर नीति कहते हैं। और ये राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और जो कर नीति होता है ये किसी भी अर्थव्यवस्था को बहुत बृहत स्तर पर प्रभावित करती है। अच्छा रहा तो भी और बुरा रहा तो भी, ये सब हम लोग देखें। साथ ही साथ हम लोग देखिए अगर टैक्स रेट में अगर वृद्धि होता है तो उसका कहाँ कहाँ पर असर पड़ता है और हम लोग आर्थिक क्रियाओं में उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम लोग देखें। फिर 2006-07 में जो बचत दर था वो कितना था वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका गैर कर राजस्व। तो यहाँ तक आपका कर राजस्व कंप्लीट हो गया। आप देखिए गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व देखिए कि कर राजस्व के अलावा जो अन्य सोर्सेस से जो पैसा प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैर कर राजस्व। तो हम लोग तो ये जान गए भैया कि कर राजस्व से आपका पैसा आता है। कर राजस्व में एक आपका डायरेक्ट टैक्स के रूप में आता है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आता है। ये चीज़ तो हम लोग देख लिए हैं। लेकिन कर जो राजस्व है इसके अलावा जो भी पैसा सरकार के पास जाता है उसको हम लोग गैर कर राजस्व में शामिल करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं गैर कर राजस्व, है ना। सिंपल सी बात है। आगे देखिए जो गैर कर राजस्व है इसमें भी ना वृद्धि होगी ना ही कमी होगा। अब देखो कहने मतलब क्या है, अभी हम बताए थे कि जो कर राजस्व है इसमें गवर्नमेंट के लायबिलिटी में ना ही कि वृद्धि होता है और गवर्नमेंट के एसेट में ना ही कमी होता है, ठीक है ना। तो सेम यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा कि जो आपका गैर कर राजस्व है इससे गवर्नमेंट के लायबिलिटी में ना ही कमी होता है और गवर्नमेंट के एसेट में ना ही आपका वृद्धि होता है ना यहाँ पे कमी होता है। सेम यहाँ पे भी वही लागू होगा कि देनदारियों में ना कमी हो रहा है ना ही परिसंपत्तियों में, देनदारियों में ना वृद्धि हो रहा है और परिसंपत्तियों में ना कमी हो रहा है। सिंपल है। आगे देखिए गैर कर राजस्व कहाँ कहाँ से आता है वो देखते हैं हम लोग। कर राजस्व के अलावा जहाँ से पैसा आता है उसको हम लोग गैर कर राजस्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला है आपका ब्याज प्राप्ति। पहला है आपका क्या है, ब्याज प्राप्ति। कहने मतलब क्या है वो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश को यानी कि यूनियन टेरिटरीज को लोक उपक्रमों यानी कि PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट इसमें और जो आपका वैधानिक संस्था होता है उसमें। अब सवाल उठता है कि ये आपका कि वैधानिक संस्था किसको किसको कहा जाता है। तो वैधानिक संस्था हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि जो आपका लीगल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें और जो आपका विदेशी राज्य है उससे विदेशी राज्यों को जो ऋण प्रोवाइड किया जाता है और इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जाने वाला जो ब्याज है उसको गैर कर राजस्व में हम लोग शामिल करते हैं। सिंपल सी बात समझिए कि यहाँ पे बीच में बैठा हुआ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार है ना, और यहाँ पे आपका झारखंड सरकार है ना। भारत सरकार पैसा दिया झारखंड सरकार को, जैसे कि ये आपका दिया है 500 करोड़ का। 500 करोड़ का ये भारत को पैसा कि झारखंड सरकार को ये पैसा दिया है भारत सरकार लोन के रूप में। अब क्या करेगा, आज से 3 साल के बाद जो झारखंड सरकार है वो केंद्र को यानी कि भारत सरकार को वापस 500 रुपये करेगा ही करेगा। अब प्लस की 3 साल का ब्याज भी जोड़ के इसमें कहने मतलब है 20 करोड़ रुपया दिया। 500 करोड़ रुपया जो लिया था लोन वो दिया और 20 करोड़ रुपया ब्याज दिया। अब देखिए तो जो लिया हुआ जो पैसा था, ठीक है ना भाई, वो हम लोग देखें ना कि जो लिया हुआ पैसा था ये जाएगा कहीं और जो ब्याज का पैसा है वो जाएगा कहीं और। तो कहाँ कहाँ जाएगा ये हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग समझे थे इस पॉइंट को बहुत ही बारीकी समझे थे कि जो आपका ब्याज का पैसा है वो आपका गैर कर प्राप्तियों में जाएगी और जो आपका लिया हुआ पैसा है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा, है ना। क्या कहने का मतलब है वो देखिए, ये जो आपका 20 करोड़ है ये तो आपका ब्याज है और ये जो 500 करोड़ है ये आपका जो पैसा लिए थे वो है। तो ब्याज जो है वो आपका गैर कर राजस्व में जुड़ेगा, मतलब कि इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। जबकि ये 500 करोड़ जो है ये आपका पूंजीगत प्राप्तियों में जाएगा। सरकार बताया था ना पूंजीगत प्राप्तियाँ और एक है आपका राजस्व प्राप्तियाँ। तो राजस्व प्राप्तियाँ में कि राजस्व प्राप्तियाँ का भी 2 भाग है, एक आपका कर राजस्व एक आपका गैर कर राजस्व। तो गैर कर राजस्व में आपका ब्याज का पैसा जाएगा जबकि लिया हुआ पैसा आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ में जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसको, ठीक ना। इसको केवल आप याद रखिएगा।
अब आगे देखते हैं हम लोग। इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि आप ये जानिए कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है राज्य सरकारों को, साथ ही साथ जो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश को, जो कि 3 ठो है विधानसभा वाले, केंद्र शासित प्रदेश 3 ठो है, उसको लोक उपक्रम हो गया उसको, और जो वैधानिक संस्था है और जो विदेशी जो राज्य है उनको ऋण प्रदान किया जाता है। विदेशी राज्यों को भी ऋण दिया जाता है। कहने मतलब जो आपका केंद्र सरकार है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राज्यों को भी देता है, विधानसभा वाले यूटी को भी देता है, लोक उपक्रमों को भी देता है, और वैधानिक संस्थाओं को भी लोन देता है, और विदेशी राज्यों को भी ऋण यानी कि लोन प्रोवाइड करवाता है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो किया जाने वाला जो ब्याज भुगतान है, तो ब्याज भुगतान को हम लोग गैर कर राजस्व में शामिल करते हैं। तो केवल ब्याज भुगतान को हम लोग, इंटरेस्ट जो पेमेंट होता है ब्याज भुगतान, उसको हम लोग शामिल इसमें करते हैं। ठीक ना। अब देखते हैं ब्याज भुगतान में क्या, हम अभी फिर बताएं ना आपको कि एक तो लिया हुआ पैसा लौटाया जाएगा, एक हम लोग लिया हुआ जैसे 500 करोड़ रुपया लिया, तो ये आपका लिया हुआ पैसा लौटाएगा, और एक आपका इसके बदले में जो आपका 12 करोड़ रुपया जो आपका ब्याज है वो पैसा लौटाया जाएगा। तो 12 करोड़ जो है ब्याज जो है, इसको हम लोग गैर कर राजस्व में शामिल करेंगे, लेकिन जो आपका 500 पैसा है, 500 करोड़ रुपया लिया हुआ पैसा, ये इसको हम लोग पूंजीगत प्राप्तियों में इसको हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग और चीज़ देखिए, एक चीज़ वो देखिए, वो ये चीज़ है कि जो अभी बताए थे ना कि 3 जो आपके विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश है, पहला है आपका दिल्ली, दूसरा है आपका पुडुचेरी, और तीसरा है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझ जाइए आप, यहीं पे समझा देते हैं हम। वो ये है कि जो मतलब कि सरकार जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट को भी तो देता है ना, PSU को भी लोन देता है। एग्जाम्पल के लिए PSU देखते हैं हम लोग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि लोक उपक्रम कौन है, जैसे कि रेलवे हो गया, आपका गेल हो गया। गेल मतलब क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर आपका सेल है, सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन सभी को वो लोन देता है। कौन देता है? गवर्नमेंट देता है लोन। अब इन सभी को गवर्नमेंट लोन देता है, तो ऐसे में ये सभी क्या करती है? लोन दिया हुआ पैसा भी लौटाता है, साथ ही साथ जो ब्याज का पैसा है, ब्याज का पैसा भी लौटाता है। तो ब्याज का पैसा गैर का राजस्व में जाएगा, जबकि लिया हुआ पैसा, लोन जो दिया है, वो पैसा जो रिकवरी किया जाएगा वो जाएगा आपका पूंजीगत प्राप्तियां में जाएगा। इसके साथ ही साथ ये चीज़ आप देख लीजिए कि जो आपका जो मतलब कि रेलवे जो है, तो रेलवे का ना मतलब मान के अगर रेलवे है वो 100 रुपया ले रहा है, ठीक है ना, तो 100 रुपया में उसका तो 98.5% जो पैसा खर्च हो जा रहा है ना, वो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट है ना। और उसका मतलब कि वो कार्य करने में 98.5 रुपया उसका खर्च हो जा रहा है रेलवे का। और मात्र रेलवे को अगर बचत हो रहा है ना, तो मात्र 1.5 रुपया का बचत हो रहा है। अगर 100 रुपया अगर हम लोग मान के चले, तो 100 रुपया में 98 पैसा उसका ऑपरेशनल कॉस्ट में चला जा रहा है, जबकि जो 1.5 रुपया है वो आपका उसका रेलवे को बच रहा है। देन मतलब कि मतलब रेलवे से जो है गवर्नमेंट वो मतलब इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि रेलवे को पता ही है, मतलब ये गवर्नमेंट को पता है कि रेलवे को अगर जितना पैसा मिल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा, आधा ज़्यादा पैसा तो वो किस में लगा देता है? आपका अपना काम करने में ही, ऑपरेशनल जो वर्क है, कॉस्ट है, उसी में लग जाता है। तो रेलवे में सेविंग पैसा बचता नहीं है। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो अगर रेलवे को अगर लोन देता है, तो वैसे में रेलवे से वो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज नहीं लेगा, बस जो पैसा दिया वही उसको ले लेगा वापस। यही कारण है कि सरकार जो है वो बुलेट ट्रेन को भारत में लाने का प्रयास कर रही है। क्यों लाने का प्रयास कर रही है? क्योंकि रेलवे जो है, रेलवे में बचत दर जो है बहुत कम है, इस कारण से। आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग एयर इंडिया देख लिए या फिर जो इंडिगो देख लिए, अगर हम लोग जो ये सब हवाई जहाज़ का बात कर रहे हैं ना, ये सब में क्या है ना कि ये सब ना अपना रेट को ना बहुत ज़्यादा हाई करके रखा है। तो ऐसे में लोग जो ज़्यादा उसका यूज नहीं करते हैं, और ज़्यादा नहीं जाएंगे, उसका यूज नहीं करेंगे, तो ऐसे में वो घाटे में चला जाएगा ना फिर। तो यही चीज़ है। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में आपका रेलवे भी आता है, आपका बहुत सारा NTPC कंपनी है वो भी उसी में जाएगा, गेल है, सेल है, सब उसी में जाएगा। और रेलवे को कितना रुपया उसको खर्च करने में लगता है और कितना रुपया उसका बचत होता है वो आप जान गए हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशनल जो कॉस्ट है वो रेलवे का ही है, 98%, यानी कि 98.5%, और मात्र 1.5% यानी कि 1.5% उसका सेविंग होता है। इस कारण से गवर्नमेंट जो है वो रेलवे से इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, गैर कर राजस्व में भी हम लोग देखते हैं आगे
अब हम लोग देखते हैं लाभांश प्राप्ति। तो लाभांश प्राप्ति क्या है वो देखिए, जिन लोक उपक्रमों से यानी कि PSU से गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी 51% होती है, तो देन ऐसे जो लोक उपक्रम है वो अपने अर्जित लाभ का जो है वो लाभ भी देता है और लाभांश भी देगा। किसको देगा? गवर्नमेंट को। कहने मतलब है गवर्नमेंट अगर पैसा लगाया है कहीं पे, कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, कहने मतलब है जो गवर्नमेंट जो है वो पैसा लगाया है इसके ऊपर, कोई NTPC है, NTPC में पैसा लगाया, NTPC आपका PSU है, लोक उपक्रम है। तो अगर ऐसे में NTPC में अगर 51% अगर पैसा गवर्नमेंट का है और 49% जो पैसा उस कंपनी का है, तो ऐसे में कंपनी का जो भी ब्याज मतलब कि लाभांश वगैरह होगा उसमें गवर्नमेंट को भी हिस्सा जाएगा ना भाई, क्योंकि उसमें 51% उसका हिस्सेदारी है ना, पार्टनरशिप है ना, तो वो हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, ये है आपका अब आगे देखिए, तीसरा नंबर है आपका अनुदान यानी कि ग्रांट एवं विदेशी आर्थिक सहायता। वो देखिए, जो आपका सरकार है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है विदेशी राज्यों से भी और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं यानी कि इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सभी से आप सहायता भी लेता है सरकार और ग्रांट यानी कि अनुदान भी सरकार को मिलता ही है। आगे देखते हैं, अगर फीस की बात करें तो गवर्नमेंट को प्रशासनिक और जो न्यायिक जो है सेवाएं देने के लिए उसको फीस लेती है ना, प्रशासनिक और जो न्यायिक सेवाएं देने के लिए जो है वो गवर्नमेंट फीस लेती है। तो ऐसे जो फीस से जो पैसा प्राप्त होता है वो आपका गैर कर राजस्व में जाता है, जैसे कि भूमि निबंधन फीस यानी कि लैंड रजिस्ट्रेशन फीस जो बताया था ना 7% वाला, वो फिर जैसे कि हो गया आपका कोई परीक्षा का फीस हो गया, एग्ज़ाम का फीस हो गया, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। जैसे कि जो आपका कोर्ट का फीस हो गया, पासपोर्ट का फीस हो गया, तो अगर हम लोग अगर कोर्ट पे जाते हैं न्याय के लिए तो वहाँ पे भी हम लोग को फीस वगैरह देना पड़ता है ना, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका कोर्ट का फीस और आपका जो पासपोर्ट का फीस है, ये सभी गैर कर प्राप्तियों में शामिल होता है। आगे देखते हैं हम लोग, जो बेनामी संपत्ति है। बेनामी संपत्ति कहने का मतलब है आपका जो आपका ना, ये एक तरह से ऐसा समझिए इसको कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो क्या किया है कि यहाँ पे हो ना, यहाँ पे मतलब कि बहुत पैसा ले लिया है लोन, और वो इतना पैसा ले लिया है कि वो पैसा चुका भी नहीं पा रहा है। एग्जाम्पल के लिए सपोज कोई व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी किसी के पास है, तो ऐसे में वो फॉल्स ITR कार्ड बनाएगा, फॉल्स पैन कार्ड बनाएगा और फॉल्स आधार कार्ड बनवाएगा, और उसके बाद फिर वो भूमि का रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, ठीक है ना। बाद में वो फिर पकड़ाया, अगर फिर बाद में पकड़ाया और फिर वो देश छोड़ के भाग गया या फिर कहीं और चला गया या फिर वो मर गया या फिर कुछ भी हो गया, तो देन ऐसे में कोई और उसके लिए क्लेम नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट जो है उसका जो संपत्ति है उसका वो ऑक्शन करवा देगा, और ऑक्शन करवाने के बाद जो उससे जो पैसा प्राप्त होगा उसको गैर कर राजस्व में हम लोग शामिल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ये सब सभी पैसा लिया है भारत में और भारत से ये लोग भाग गया है, तो उसका जो संपत्ति है गवर्नमेंट उसको नीलामी करवा देगा, ऑक्शन करवा देगा, तो इससे जो पैसा आएगा वो सभी किस में जाएगा, तो सभी आपका इसी में चला जाएगा, यानी कि मतलब कि गैर कर राजस्व में चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग विशेष आकलन फीस। क्या देखते हैं? विशेष आकलन फीस। इसमें हम लोग क्या शामिल करते हैं वो देखो, यह एक प्रकार का भुगतान होता है। जो विशेष आकलन फीस है ना, वह एक तरह के क्या है, भुगतान होता है, जो संपत्ति मालिक के द्वारा सरकार के द्वारा किए गए विकासात्मक कार्य के बदले में जो वो दिया जाता है। कहने मतलब क्या है कि ये संपत्ति का मालिक देगा, क्यों देगा, गवर्नमेंट को देता है। किसको देता है? गवर्नमेंट को। क्यों देता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंटल जो वर्क है वो करता है उसके एरिया में, उसके एरिया में रोड ला दिया, उसके एरिया में आपका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था कर दिया, मतलब कि उसके एरिया में आपका मतलब कि हॉस्पिटल का व्यवस्था कर दिया, एजुकेशन के लिए व्यवस्था कर दिया, पानी का व्यवस्था कर दिया, तो इसके लिए वो गवर्नमेंट उससे पैसा लेता है, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग टैक्स, जो कि आपका नगर निगम वाला ही लेता है। और एक चीज़ और देखिए, हम लोग बात करते हैं ना मूल्यवर्धन का। मूल्यवर्धन कैसे होता है? वैल्यू एडिशन। वो क्या होता है देखिए, अगर ये आपके यहाँ पे घर है, आपके घर के जस्ट बगल में यहाँ पे 4 लेन बन रहा है, कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन का कीमत बढ़ जाएगा ना 4 लेन बनने की वजह से, तो आपका ये मूल्यवर्धन हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ, मूल्यवर्धन हो गया। तो इसके बदले में गवर्नमेंट फिर आपसे टैक्स लेगा ही लेगा, होल्डिंग टैक्स, यही है सिंपल। नेक्स्ट है आपका दंड एवं जुर्माना, यानी कि जो आपका फाइन लग गया, जो आपका पेनल्टी लग गया, वो इन सभी को भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। आगे देखिए,
जो दंड और जुर्माना वगैरह लगता है उसको भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे कि आरबीआई है। आरबीआई जो है, आरबीआई के द्वारा नए नोटों को छापा जाता है और भारत सरकार एवं जो आरबीआई के द्वारा जो सिक्कों को ढालने के दौरान जो भी प्राप्त होने वाला जो आय होता है, इनकम होता है, तो उसको भी हम लोग गैर कर राजस्व में हम लोग शामिल करते हैं। कि जब आरबीआई है नया नोट को छापता है, तो नया नोट छापा तो उससे जो पैसा आया, नया नोट छापने के बाद जितना नोट छापा उतना पैसा आया। उसके अलावा जो भारत सरकार है वो आरबीआई के द्वारा अगर सिक्कों को ढालने के दौरान जो आय होता है, किसको, भारत सरकार को, तो वो जो पैसा हुआ वो, और ये सभी जाता है गैर कर राजस्व में। एग्जाम्पल के लिए आप ये चीज़ समझिए कि एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ था कि 2021 में जब आरबीआई के द्वारा जो है ना वो 70,000 करोड़ रुपया सरकार को दिया गया था, और जिसको ना गैर कर राजस्व में शामिल किया गया था। 2021 में आरबीआई दिया था किसको, गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को 70,000 करोड़ रुपया दिया था। तो आप ये चीज़ सिंपल ये चीज़ समझिए, केवल इतना समझिएगा कि आरबीआई के द्वारा नए नोटों के छापना और भारत सरकार एवं आरबीआई के द्वारा सिक्कों को ढालने के दौरान जो भी आय प्राप्त होता है, इन सभी को हम लोग गैर कर राजस्व में ही हम लोग शामिल करते हैं। इसके अलावा और आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो आपका सरकारी टेलीविज़न होता है, इसके अलावा आप ये समझिए कि जो आपका सरकारी टेलीविज़न होता है, एफएम रेडियो होता है, और जो न्यूज़ चैनल हो गया या फिर कोई भी चैनल हो गया, इसके माध्यम से वहाँ पे एडवर्टीजमेंट होता है, यानी विज्ञापन होता है। तो विज्ञापन से जो भी आय प्राप्त होता है ये आपका गैर कर राजस्व में ही जाता है। इसके अलावा विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश, कहने मतलब जहाँ जहाँ विधानसभा है, कहाँ कहाँ है, तो दिल्ली है, पुडुचेरी है, और एक और आपका है, कहाँ कहाँ है, तो रुक के बता रहे तुरंत आपको, मतलब 3 राज्यों में आपका ये है ना, एक हो गया आपका दिल्ली, एक हो गया आपका पुडुचेरी, एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर। तो इन तीनों राज्यों में क्या होगा, तो इन तीनों राज्यों से जो भी आय जो भी प्राप्त होगा तो उसको हम लोग गैर कर राजस्व में ही हम लोग शामिल करते हैं। कहने मतलब क्या है कि विधानसभा रहित यूनियन टेरिटरी से जो प्राप्त जो भी गैर कर राजस्व होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के गैर कर राजस्व में उसको हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना। आगे देखो, उपरोक्त जितना भी हम लोग अभी तक, यहाँ तक हम लोग 11 को अभी तक हम लोग देखे एग्जाम्पल, तो उपरोक्त जितना भी 11 को स्रोत देखे हैं, एग्जाम्पल देखे हैं, या फिर बोलो इसका सोर्स देखे हैं, तो इससे संबंधित अगर जो भी अगर नीति बनाया जाएगा सरकार के द्वारा, तो उसको राजस्व नीति एवं राजकोषीय नीति में शामिल किया जाता ही जाता है। सिंपल सी बात है। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो आपका बेनामी संपत्ति अधिनियम था वो भी एक आया था। तो बेनामी संपत्ति अधिनियम जो है वो राजस्व नीति और आपका गैर कर राजस्व नीति, यानी ये दोनों का भाग है। मतलब कि आपका बेनामी संपत्ति जो है वो आपका कर राजस्व का भी और गैर कर राजस्व दोनों का ये भाग है। ये सिंपल समझिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर हम लोग ये अगर पीछे रिकॉल करें कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है, वो देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने जाना है आपका कि जो आपका लोक प्राप्तियाँ हैं इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका राजस्व प्राप्तियाँ, एक आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ। फिर हम लोग राजस्व प्राप्तियाँ का डिफिनेशन देखें कि जिसमें सरकार का जो लायबिलिटी है उसमें ना कमी, मतलब ना ही वृद्धि होता है, ना ही सरकार के एसेट में कमी होता है, वो हम लोग देख लिए। इसका प्रकृति कैसा है वो हम लोग देख लिए, और ये किससे जुड़ा हुआ है, सरकार के सामान्य कार्यों से जुड़ा हुआ है, यानी कि जैसे लोक प्रशासन, ये इससे जुड़ा हुआ वो हम लोग देख लिए। फिर हम लोग देखें कि राजस्व प्राप्तियों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका कर राजस्व, एक आपका गैर कर राजस्व। तो कर राजस्व में हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स शामिल करते हैं, और उससे जो पैसा आता है उसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। इसी में हम लोग देखें कि कर नीति यानी कि टैक्स पॉलिसी किसको कहते हैं वो देखें, और क्या ये राजकोषीय नीति का भाग है कि नहीं है, और भाग है तो ये क्यों इसको इसका भाग मानते हैं, और साथ ही साथ ये अर्थव्यवस्था को किस रूप में प्रभावित करता है वो हम लोग देख लिए। साथ ही साथ हम लोग ये देखें कि जो गैर कर राजस्व होता है इसका डिफिनेशन क्या है। इसका भी डिफिनेशन वही है कि सरकार के लायबिलिटी में ना वृद्धि होगा, ना सरकार के एसेट में कमी होगा, ये सिंपल सी बात है। फिर हम लोग देखें कि जो गैर कर राजस्व है इसमें हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं, जैसे कि जो ब्याज से प्राप्त है वो, फिर लाभांश प्राप्ति है वो, फिर अनुदान एवं विदेशी आर्थिक सहायता है वो, फिर हम लोग फीस की बात किए, फिर हम लोग लाइसेंस एवं परमिट फीस की बात किए, फिर जो आपका बेनामी संपत्ति यानी कि एक्सेट वो इसमें आता है। फिर हम लोग जैसे देखें कि विशेष आकलन फीस वो इसी में आता है, दंड हो गया, जुर्माना हो गया, आरबीआई जो नया नोट छापता है वो इसी में हो गया, टेलीविज़न रेडियो इस समय जो एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन होता है वो हम लोग देख लिए इसी में।
साथ ही साथ और हम लोग देखिए कि जो आपका विधानसभा वाले जो भी केंद्र शासित प्रदेश है 3 ठो, तो उनसे जो पैसा आता है वो इसी में जाता है गैर कर राजस्व में। और इससे संबंधित जितना भी हम अभी तक एग्जाम्पल बताए हैं, अगर इससे संबंधित अगर कोई भी नीति बन रहा है उसको हम लोग राजस्व नीति एवं राजकोषीय नीति में शामिल करते हैं। राजस्व नीति में और राजकोषीय नीति में इसको हम लोग शामिल करते हैं। तो आपका ये राजस्व नीति कंप्लीट हो गया। राजस्व नीति में हम लोग 2 तरह का देखें, एक देखें कर राजस्व, एक देखें हम लोग गैर कर राजस्व। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आपका कि जो आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है वो कैसे होती है। तो राजस्व प्राप्तियाँ हम लोगों का कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से विथ एग्जाम्पल के साथ में, और हम लोग देखेंगे पूंजीगत प्राप्तियाँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।